हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग गवर्नर जनरल और वायसराय, जो कि आधुनिक भारत का एक अच्छा टॉपिक था, इसको कवर कर रहे थे। इसमें मात्र 50 क्वेश्चन ही कवर हो पाया था। आज इसका अगला पार्ट क्लियर करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे जितना भी क्वेश्चन इसमें होगा। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले सतारा का विलय हुआ था, उसके बाद बघात का। सतारा का 1848 में, बघात का 1850 में विलय हुआ था। उसके बाद उदयपुर का 1852 में विलय हुआ था। उसके बाद झांसी का 1854 में विलय हुआ था। उसके बाद अवध का 1856 में विलय हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 2, यानी आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है, यानी कौन सही सुमेलित है? तो आंसर सी है, 1856 में अवध का विलय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजन एवं क्रियान्वित की थी? विलय नीति किसने लाया था? तो ये डलहौजी का है विलय नीति। क्वेश्चन नंबर 55, ब्रिटिश द्वारा कुशासन के बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? तो ये अवध के शासक को हटा दिया था कुशासन के बहाना देकर। इसीलिए अवध की महारानी बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी या राज्यों के विलय का क्रम पर विचार करें। सबसे पहले सतारा का विलय हुआ था इस क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार। उसके बाद संभलपुर का विलय हुआ था। संभलपुर के विलय के बाद झांसी का विलय हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 57 है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा था? तो प्रथम शिकार सतारा था। 1848 में सबसे पहले सतारा को अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 58 है, डलहौजी की व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये विलय किया गया प्रथम राज्य सतारा था। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, इसीलिए बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 है, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का ही नाम था जेम्स एंड्रयूज रैमजे इसका नाम था। 1848 ईस्वी में डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे था। क्वेश्चन नंबर 60 है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 60 है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। तो ये लॉर्ड एलनबरो के समय में संपन्न हुआ था सिंध विजय, 1843 के आसपास। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के काल, जो कि 1842 से 1844 तक था, इसके दौरान 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो ये नेपियर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 62 है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया? तो 1843 में किया था। क्वेश्चन नंबर 63 है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। सिक्किम का भारत के साथ अंतर संबंध विगत इतिहास में हम 3 अवसरों पर देखते हैं। पहला, 10 फरवरी 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में इस तिथि को सिक्किम और ब्रिटिश भारत के साथ तितल्या संधि हुई थी। सिक्किम और ब्रिटिश भारत के साथ तितल्या संधि हुई थी, जिसमें नेपाल से कुछ क्षेत्र
सिक्किम को वापस मिलने का उल्लेख तो है, किंतु सिक्किम के किसी क्षेत्र का ब्रिटिश भारत में मिलाने का उल्लेख नहीं है। दूसरा है कि 1850 में सिक्किम के दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था। यह सिक्किम का आंशिक विलय था, पूर्ण रूप से विलय नहीं था। पूर्ण विलय की बात है तो 1975 में सिक्किम का पूर्ण विलय स्वतंत्र भारत में हुआ था। आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर सी माना है, डलहौजी माना है, इसलिए कि डलहौजी के काल में ही आंशिक विलय हुआ था सिक्किम का भारत में, इसीलिए आयोग ने इसका आंसर सी माना है। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो ये जेम्स आउट्रम था, जेम्स आउट्रम था। 1854 ईस्वी में सिलीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत दयनीय है, शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट की ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय अवध यानी लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था, जो कि विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछवाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय बिछवाई गई थी। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय में बिछवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुई थी? तो अभी जस्ट इससे पहले के क्वेश्चन में पढ़े, बम्बई से थाने के बीच हुई थी 1853 में। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू हुई थी? तो 1853 में। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने, इस कंपनी ने ही भारत में पहली बार रेल लाइन बिछाई थी। 1853 ईस्वी में बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69 है, ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? अंतिम प्रमुख विस्तार डफरिन के समय में हुआ था। अंतिम विस्तार डफरिन के समय में हुआ था 1885-86 के आसपास। 1886 में बर्मा का विलय भारत में हुआ था, वो अंतिम विस्तार था। 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, जो कि ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। क्वेश्चन नंबर 70 है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो ये डलहौजी थे। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बहुत प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह आया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। जब सती प्रथा पे बैन लगा तो विधवाओं की संख्या बढ़ने लगा, जिस कारण से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा फिर से विवाह कर सकती है ऐसा कानून बनाए। और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था 1856 ईस्वी में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग, जो कि लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से लेकर 1862 तक था, इसी के समय में 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम
1856 अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित एवं प्रस्तुत किया गया था। जब कैनिंग से पहले डलहौजी था उस समय ही लाया गया था इस नियम को। इस अधिनियम के नियम 15, इस अधिनियम के नियम 15, इस नियम का नाम है 15। सती प्रथा का जो नियम था वो 17 था और विधवा पुनर्विवाह का जो नियम है वो 15 है। तो अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न बालक वैध घोषित किया गया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो उस समय का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था पढ़कर। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी की उद्घोषणा या उद्घोषणा ही था। उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद, वर्तमान यानी इसका नाम प्रयागराज है वर्तमान में, प्रयागराज में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से एक भारत का प्रथम वायसराय था। तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1857 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करते थे। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश महारानी ने ही पूरे भारत का शासन चलाने लगी और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाई। क्वेश्चन नंबर 74 है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ सुनाया था? तो इलाहाबाद में सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 75 है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो पहले उत्तराधिकार यानी गोद लिए हुए पुत्र यानी दत्तक पुत्र को उस राज का राजा बनना नहीं था। दत्तक पुत्र को उस राज का राजा बनाने के लिए अलाउ नहीं किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद 1858 की सामग्री की घोषणा जब हुआ तो उस समय ये घोषणा किया गया था कि अगर अपना पुत्र नहीं है तो दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र भी राजा बन सकता है। महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति की भी व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटपन स्थिति से बचाव के लिए उनका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। विजय और विलय की नीति पूर्णतः परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दी गई। क्वेश्चन नंबर 76 है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। तो 1877 में किया गया था। राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित की गई। ये 3 बार हुआ है। 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में भारत की सामग्री घोषित की गई। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को भी 1903 में भारत की सामग्री सौंपी गई तथा जॉर्ज पंचम को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 77 है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया? तो लॉर्ड एलन बैरो के द्वारा किया गया था 1843 में नियम 5 के तहत किया गया था। ये 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बैरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। इसका कार्यकाल 1842 से 44 तक था। क्वेश्चन नंबर 78 है निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये सही सुमेलित है। लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि है। लॉर्ड डलहौजी का व्यापक सिद्धांत है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा
कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त, ये दोनों सुमेलित हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराई, पूर्ण निष्क्रियता, कुशल आक्रमण्यता की नीति जॉन लॉरेंस ने की थी। सहायक संधि लॉर्ड बिलेजली से तथा व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, जो कि 1884 से 1888 तक था, वह 1885 में हुआ था। कांग्रेस का स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं, यानी किसका कौन सुमेलित सही नहीं है? तो ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग, ये सही नहीं है। उच्चतम निष्क्रियता, ये सही नहीं है। बाकी आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त, ये सही है। लॉर्ड बिलेजली, सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी, व्यापकता का सिद्धांत, विलय नीति, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ए नंबर ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये सही है। लॉर्ड बिलेजली, सहायक संधि, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये भी सही है। 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1829 का 17वां रेगुलेशन, इसी के तहत सती प्रथा पे बैन लगा था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1805 के बीच में लॉर्ड बिलेजली के काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में तृतीय एवं अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1817 से 1818 ईस्वी तक हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत, जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था, उस पर राजनैतिक अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने, और बाकी तीनों सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? तो 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो ये चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। राजपूताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों पर पिंडारियों की प्रति राजपूताने की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी है सर जॉन सोर्स और आंग्ल नेपाल युद्ध, ये सही सुमेलित नहीं है, ये गलत है। आपका सही सुमेलित है लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त, ये सही है। लॉर्ड बिलेजली, सहायक संधि, ये सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि 1814 से 16 ईस्वी के बीच चली, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। ये 1814 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 1815 ईस्वी में दूसरा युद्ध लड़ा गया। कुमायूं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया तथा मेजर जनरल ऑक्टर लोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मालवा का किला समर्पित करने के लिए विवश कर दिया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गई। 2 दिसंबर 1815 ईस्वी को सुगौली की संधि लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। कुमायूं, गढ़वाल और शिमला जिले अंग्रेजों को सौंपे गए। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो लॉर्ड बिलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड बिलेजली के समय में हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सही है।
कुछ डिस्कशन है इसका। लॉर्ड एलेनबरो के समय में सिंध का अंग्रेजी राज में विलय हुआ था 1843 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का विलीनीकरण किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड बेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपका आंसर सही सी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा। लॉर्ड लिट्टन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ होना, ये सही नहीं है। बाकी लॉर्ड डलहौजी के समय में अवध का विलीनीकरण किया गया था। लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुई थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में चार्टर एक्ट 1833 का पारित हुआ था। इसी में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो ए, बी और सी सही है, डी गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1839 से 42 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिट्टन के समय में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1878 से 80 के बीच। इस प्रकार विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। सही सुमेलित डी नहीं है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? चतुराई पूर्ण निष्क्रियता नीति के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस जुड़ा हुआ है। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रामकता की नीति आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलेनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक चलती रही। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से जाना जाता है। जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ की? आंसर डी हो जाएगा। लॉर्ड मेयो ने प्रारंभ की। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण 1870 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आरंभ हुआ था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी जो कि नियमित नहीं थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक थे। तो 1872 में ही लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई। किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई थी। नियम के द्वारा 1881 से शुरू हुई और लगातार 10 वर्ष पे जनगणना हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 90, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो लॉर्ड मेयो था। क्वेश्चन नंबर 91 है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई थी जब वे भ्रमण पर थे? एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया था। तो ये लॉर्ड मेयो का हत्या हुई थी वहाँ। क्वेश्चन लॉर्ड मेयो जो कि 1869 से 72 तक थे, इसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में हुई थी। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी उसके कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 93 है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है केंद्रीय एवं प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। तीसरा है इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। चौथा है इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसका
इसका चारों आंसर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 और 4 चारों सही हैं। वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से लेकर 72 तक था। इसके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए स्मरण किया जाता है। उसने प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन से पत्राचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया, जिसे मेयो रिजोल्यूशन या प्रांतीय सरकारों का चार्टर भी कहा जाता है, जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया था। साथ ही प्रांतीय सरकारों को कुछ स्वसत्ता देते हुए उन्हें जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व से कुछ राशि दी गई। साथ ही उन्हें इच्छानुसार प्रशासन करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही मौजूद असमानताओं को सुधारने पर जोर दिया गया। अतः प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। ये चारों सही है इसमें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 94 है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड लिट्टन था। 1876 ईस्वी में लिट्टन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिट्टन ने अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 96 है, लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो ये इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। बाकी स्ट्रैची कमीशन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, शस्त्र अधिनियम, ये सब लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में हुए हैं। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुए हैं। इल्बर्ट बिल लॉर्ड लिट्टन इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीशों पर मुकदमा चलाने की यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी इस बिल के द्वारा। पहले भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर न्याय देने का अधिकार नहीं था। इस बिल के द्वारा बाद में यूरोपीय अपराधियों पर भारतीय न्यायाधीशों द्वारा न्यायालय में न्याय देने का अधिकार दिया गया था। 97 नंबर क्वेश्चन है, कौन भारत में वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा, सबसे लंबे समय तक रहा? तो लॉर्ड कर्जन सबसे लंबे समय तक रहा। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 तक यानी 7 वर्ष तक रहा था। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 तक यानी 4 वर्ष तक रहा। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से लेकर 1916 तक यानी 6 वर्षों तक रहा। तो लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक 3 वर्षों तक रहा। तो इनमें सबसे अधिक यानी सबसे दीर्घ काल 7 वर्षों तक लॉर्ड कर्जन रहा था। इसी के काल में बंगाल विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में स्थानीय स्वसत्ता शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में स्थानीय स्वयं शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो ये लॉर्ड रिपन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 100 है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। यूरोप के मामले जितने भी थे, यूरोपियन लोगों के मामले पर सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों को अयोग्य घोषित कर दिया था, उसी को हटाया गया था इल्बर्ट बिल के द्वारा। सर सीपी इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। उन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात माना। इल्बर्ट बिल को लेकर हुए विवाद के कारण ही 1884 ईस्वी में
लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व त्याग पत्र दे दिया। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत में उपनिवेशी शासन के दौरान संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो आपका आंसर ए सही है। जहां तक अदालतों की दंडित अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना था, दोनों का अधिकार बराबर करना था, इसीलिए आपका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम भी लाया गया, स्थानीय शासन भी लाया गया और महिलाओं और बच्चों की कार्य अवधि में घंटों में सीमित करने का भी नियम लाया गया। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं एवं बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगा दी गई। 7 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को रोक लगाया गया और 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्य अवधि में 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन छुट्टी का प्रावधान किया गया। यानी डेली 9 घंटा से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है जो बच्चे 7 और 12 वर्ष के बीच का है, और महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, फैक्ट्री एक्ट 1881 में औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने, ये गलत है, संघ बनाने का कोई चर्चा नहीं था। दूसरा इसका है, एमएन लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। लोखंडे अग्रगामी थे, नेता थे, यही सही है। तो आपका आंसर केवल 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, किसे भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासन का जनक माना जाता है? तो आपका आंसर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। स्थानीय के लिए लॉर्ड रिपन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है? गलत मिलान अगर जो है वही आपका आंसर है। तो सबसे पहले है स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिट्टन नहीं, लॉर्ड रिपन था। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन था। तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही खोजना है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, सहायक संधि ब्लेजली सही है, राज अपहरण नीति डलहौजी सही है, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ये सही है। तो आपका आंसर ए सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 106 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 है, 1 में क्लाइव, 2 में बेंटिंग, 3 में चार्ल्स मेटकॉफ, 4 में है कर्जन, और इसके काम का दिया हुआ है प्रेस पर से नियंत्रण हटाना। तो सबसे पहले क्लाइव 1 की बात करेंगे तो क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन नीति लाया था। क्लाइव ही था जो बंगाल में दोहरा शासन नीति लाया था। तो 1 के हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद विलियम बेंटिंग जो है अंग्रेजी शिक्षा लाया था। विलियम बेंटिंग जो है मैकाले को नियुक्त किया था अंग्रेजी शिक्षा के लिए। तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित विलियम बेंटिंग है। तो 2 का हो जाएगा डी। मेटकॉफ 3, चार्ल्स मेटकॉफ जो है प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था। तो 3 का हो जाएगा 1। और कर्जन के बारे में जानते हैं, बंगाल विभाजन किया था। तो आपका आंसर 1 का सी, 2 का डी, 3 का 1, 4 का 2, यानी आपका ए ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सबसे पहला है लॉर्ड डलहौजी व्यापकगत सिद्धांत, आपका यहाँ डी नंबर में है। व्यापकगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये सती प्रथा पर निषेध से संबंधित है। लॉर्ड रिपन स्वायत्तता शासन से संबंधित है। और लॉर्ड कर्जन ये बंगाल विभाजन से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 के डी, 2 के 1, 3 के बी, 4 के सी। आपका आंसर हो जाएगा ए सही।
क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है? तो आपका आंसर सी सही है, लॉर्ड एलेनबरो के समय में सिंध का विलय हुआ था। सिंध का विलय 1843 में एलेनबरो के समय में हुआ था, तो आपका सी सही है। लॉर्ड एलेनबरो जो कि 42 से 44 तक रहा था, 1842 से 44 तक रहा था, उसी के समय में 1843 में सिंध का विलय हुआ था। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ये लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। बंगाल विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के ही काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के ही काल में हुई थी। निम्नलिखित में से किसने पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑफ मेयो थे। उस समय गवर्नर जनरल जब पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था और अर्ल ऑफ मेयो थे। जॉर्ज डगलस कैंपबेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। कैंपबेल के सुझाव पर ही यह पुरातात्विक विभाग बनाया गया था, लेकिन इस विकल्प में ना मेयो का नाम है ना ही कैंपबेल का नाम है, किसी का नाम नहीं दिया गया है, जिस कारण से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा दिया है, निरस्त कर दिया है। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। लॉर्ड कर्जन ने अपने कार्यकाल यानी 1899 में आया था, 1905 तक उसका कार्यकाल रहा था। इसमें भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णता अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। क्वेश्चन नंबर 114 है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध कराना था। क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए और उसका पदावधियों का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले है लॉर्ड कर्जन जो कि 1899 से 1905 तक रहा था लॉर्ड कर्जन। उसके बाद हार्डिंग है, दूसरा है हार्डिंग 10 से 16 तक रहा था। 1910 से लेकर 1916 तक हार्डिंग रहा था। 1916 से 1921 तक चेम्सफोर्ड रहा था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन रहा था। तो 1 2 3 4 आपका क्रम 1 2 3 4 ए सही आंसर हो जाएगा इसका डिस्कशन है। लॉर्ड कर्जन जो कि 1899 से 1905 तक रहा था। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 तक रहा था। चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक रहा था। लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 116 है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। ये सही है, ये लिया था निर्णय। प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था। दूसरा है पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था। बंगाल विभाजन कर्जन ने किया था और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया था, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। आइए डिस्कशन देखते हैं। वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। इसने बंगाल को 2 भागों में बांटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक, जिसको पश्चिमी बंगाल कहते हैं, असम नामक एक नया प्रांत बनाया तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार और उड़ीसा और छोटा नागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की भी सीमाओं में भी बदलाव किया था। क्वेश्चन नंबर 117 है, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? पहला है अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना, ये सही है।
दूसरा है कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा करना, ये भी सही है। इसका आंसर दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 118 है फूट डालो और राज करो की राज रणनीति अपनाई गई थी। तो ये लॉर्ड कर्जन द्वारा अपनाई गई थी और लॉर्ड मिंटो द्वारा अपनाई गई थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा और लॉर्ड मिंटो द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था, इसीलिए इसको कहा जाता है फूट डालो और राज करो। और लॉर्ड मिंटो मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन दिए थे, हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा करने की योजना बनाई थी, तो इसीलिए लॉर्ड मिंटो का भी आंसर यहाँ पे माना जाएगा। फूट डालो और राज करो रणनीति लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था, जैसा दावा किया गया था, बल्कि उसके 2 स्पष्ट उद्देश्य थे। एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, दूसरा नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 119 है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यहाँ बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसकी शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। किसने कहा था, किसका कथन है ये? तो लॉर्ड कर्जन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 120 है इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो लॉर्ड मिंटो ने किया था, पृथक निर्वाचन देकर। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। जॉन मार्ले को भारत राज सचिव नियुक्त किया गया था। इसके द्वारा किए गए सुधारों में मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। मार्ले सचिव था, मिंटो गवर्नर था, इसलिए मार्ले मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 121 है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो लॉर्ड रीडिंग था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग था, जो कि 1921 से 1926 तक बना था। 1926 के बाद लॉर्ड इरविन आया था। इसके समय में चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन तथा रॉलेट एक्ट का निरस्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 122 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो आपका आंसर सी हो जाएगा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन से संबंधित है, लेकिन यहाँ कर्जन दिया हुआ है तो आपका आंसर यही हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, ये सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, ये सही है। इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन, ये सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 123 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कर्जन। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन का है, लिटन के द्वारा लाया गया था। ठगी का दमन, विलियम बेंटिंग, सही है। इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन, सही है। रिंग फेस की नीति, वारेन हेस्टिंग्स, ये भी सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 124 है ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का काल में क्रियान्वित किया, मतलब किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। राजधानी पहले कलकत्ता था, कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था लॉर्ड हार्डिंग के काल में, 1912 में लाया गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। इसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में तीसरा बार दरबार लगा था, इसलिए दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया तथा राजधानी को भी स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। घोषणा किया गया 1911 में और ये संपूर्ण रूप से राजधानी परिवर्तन हो गया 1912 में।
क्वेश्चन 125 है, सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है चूक का सिद्धांत या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति की बात जैसे ही आता है आप लॉर्ड डलहौजी कह सकते हैं, डलहौजी इसका सही आंसर है। इसका ए का मिलान डलहौजी हो जाएगा। बी है बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन, सब जानते हैं। बंगाल में दोहरा शासन, ये लॉर्ड क्लाइव का है, लॉर्ड क्लाइव, बंगाल में दोहरा शासन, लॉर्ड क्लाइव। सामाजिक सुधार, समाज में सुधार के लिए जाना जाता है विलियम बेंटिंग को, अंग्रेजी शिक्षा लाए थे, ठगी प्रथा को अंत किए थे, उसके बाद सती प्रथा को भी दमन किया गया था। आइए, चूक का सिद्धांत या हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन, बंगाल में दोहरा शासन लॉर्ड क्लाइव और सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल और वायसराय का ये टॉपिक समाप्त हो गया है। अब अगले वीडियो में हम लोग ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये टॉपिक अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।